कावेरी नामक एक नदी कई गांवों के बीच होकर बहती थी और ऐसे ही एक सोनपुर नामक गांव में दो बहनें गीता और पार्वती का घर था, जो कि नदी के एक दूसरे के तरफ था। दोनों घर आमने सामने नहीं थे, लेकिन दोनों बहनों के घर की मन की बातों की गूंज एक दूसरे तक पहुंचती थी। पार्वती आंगन में लिपाई कर रही थी। उसके हाथ कीचड़ से सने थे, माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में सुकून। सुनो जी, देखो ना, सुबह से लगी हूँ, मिट्टी भी खुदा डाली, पानी भी भर लाई। अब मैं नहा के चूल्हा जलाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तब तक आप भी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, क्योंकि आज मुझे भी खेत जाना है ना, मैं भी साथ चलूंगी। आज की बुवाई बड़ी जरूरी है, आज कोई छोटा मोटा दिन नहीं है जी। अरे भाग्यवान, तुम्हारे काम को देख के मन कहता है तुम्हें 2 हाथ नहीं, भगवान ने 4 हाथ दिए हैं। सवेरे से एक पल भी चैन से नहीं बैठी। लेकिन तुम यह भी तो सोचो, अपना तन मन खपा के मेरा पेट भरती हो, कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। चलो खेत में मैं हूँ, थोड़ा बहुत तुम्हारे बिना भी कर लूंगा। तुमको खेत जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ना जी, ऐसे मत कहो, खेत कोई पराया थोड़े है। हमारी जीवन की रोटी वहीं से पिसती है। एक एक बीज मेरे हाथ से गिरेगा, तभी तो फसल पर अपना अधिकार लगेगा। और वैसे भी जब आप साथ होते हो ना, तो सारी थकान कहीं मानो उड़ जाती है। नहीं भाग्यवान, आज तुमने बहुत मेहनत कर ली है, बाकी का मैं देख लूंगा। वैसे भी ऐसे ही तो जीवन जिया जाता है, बिना किसी शिकायत के। एक काम तुम करो, एक काम मैं करूं, यही तो खुशहाल परिवार की निशानी है। पार्वती अपने पति के प्यार से समझाने पर मान जाती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को समझ के खुशी से अपने जीवन बिता रहे थे। यहाँ गीता, पार्वती की बड़ी बहन, जो मिट्टी का चूल्हा जलाकर रोटियां सेक रही थी, उसका बेटा राजू उसके पास बैठा था और सामने खटिया पर किशन बैठा था, आंखों में आलस और थकान लिए। गीता, रोटियों की खुशबू तो अच्छी आ रही है, पर एक बात पूछूं, खाने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि खाना बनने के बाद मुझे खाना देकर राजू के साथ तुम्हें ही आज खेत की तरफ जाकर देखना होगा। मैं आज नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे ओ पतिदेव, उठ भी जाओ कभी। सारा दिन ऐसे बैठे ही रहोगे क्या? सवेरा हो गया है और थोड़ी देर में दोपहर भी हो जाएगी, लेकिन तुम अभी तक खाट चिपकाए बैठे हो। ना नहाते हो, ना रोज खेत जाते हो। पड़ोस की औरतें तो कहती हैं, देखो गीता, तू खून पसीना बहाती है और तेरा मर्द बस घर में लेटता रहता है। अरे तंग आ गई हूँ तुमसे मैं। अरे तो क्या हो गया? आराम करने में कौन सा जुर्म कर रहा हूँ? और तू घर का काम संभालती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू सब करती है। अरे मैं भी मेहनत करता हूँ। और वैसे भी खेत की बुवाई में कौन सा धन बरसता है आजकल? कुछ जमीन बेच लेते तो कुछ मोटा पैसा हाथ में आ जाता। और मैं तो कहता हूँ कि जो तेरे माता पिता की जमीन है वो जाके मांग लेते हैं, उसे बेच के अच्छा पैसा मिलेगा। तो क्या बेच दूं सब? तब तो अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। सब बेच के आराम से लेटे लेटे खा जाओ, और फिर बाद में हमारे बेटे राजू को दर दर भटकना पड़ेगा। और रहा सवाल मेरे माता पिता की संपत्ति का, उसे तो मैं कब से लेना चाहती हूँ, लेकिन माँ बाबूजी थोड़ी ना मुझे अकेले सब दे देंगे। वो है ना मेरी हिस्से की भागीदार, मेरी छोटी बहन पार्वती। उसे छोड़ के मुझे कुछ अकेले नहीं मिलेगा। हर वक्त गुस्सा करती रहती है। अरे कभी ठंडे दिमाग से भी सोच और समझा अपनी बहन को कि तुझे जरूरत है पैसों की, इसीलिए तुझे ही सब दे दे। तेरी बहन पार्वती तो कितनी अच्छी और समझदार है, वो मान जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें बड़ा जानकारी है पार्वती के बारे में, जैसे वो कोई देवी हो जो हमें सब कुछ दान कर देगी। अरे उसका पति कोई बड़ा जमींदार नहीं है जो वो माँ बाबूजी की संपत्ति का हिस्सा नहीं लेगी। और वैसे भी तुम्हें मेरे माता पिता की संपत्ति के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो पार्वती के पति की तरह अच्छे से मेहनत करके अपना घर चला सकते हो, लेकिन नहीं, महाराज को तो दिन भर चारपाई पर लेटना है। अरे क्या तुम सिर्फ ताना ही देना जानती हो?
भूख लगी है, मुझे खाना दो जल्दी से। हाँ हाँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना ही बनाती रहूं ना। हाय मेरी फूटी किस्मत। किस्मत में तुम जैसे पति ही मिलना था मुझे, जो मेहनत के बजाय चारपाई पर दिन भर लेटते हो। मुझे भी अब समझ में आने लगा है, पार्वती से बड़ी हूँ, इसलिए मुझे ही कुछ इस घर के लिए बड़ा काम करना होगा। तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो मुझे और राजू को भीख मांगना पड़ेगा। राजू अपने माता पिता के अनबन को देखता है, लेकिन गीता की झुंझलाहट के कारण चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे ही रोज गीता और उसके पति के बीच झगड़ा होता रेटली। इनके परिवार में पार्वती के परिवार जैसी खुशहालता नहीं थी। अगले दिन गीता पार्वती से मिलने उसके घर जाती है। चारपाई पर दोनों बहनें बैठी हुई हैं। उनके सामने 2 पिए हुए खाली चाय के गिलास रखे हैं और दोनों बहनें एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें कर रही हैं। याद है दीदी, जब हम छोटे थे तो कैसे हम हमारे गांव के छोटी सी तालाब में मछली पकड़ने जाते थे। लेकिन अब देखो, हम दोनों के ससुराल नदी किनारे हैं, फिर भी हमें नदी के पास ज्यादा जाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ बहन, सबका अपना अपना किस्मत है। काम ही इतना रहता है घर में। फिर भी मैं तो थोड़ी बहुत अपने पति के साथ घूमने जाती ही हूँ। लेकिन तुम्हें तो ज्यादा मौका ही नहीं मिलता होगा ना। अरे हाँ, घूमने से याद आया, हम दोनों तो हमेशा संध्या के समय गांव के वो चौपाल में घूमने जाते थे। लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई। तुम मोहन जी के घर चली गई और मैं किशन के साथ उस किनारे पर जा बसी। अब तो दोनों को ज्यादा मिलने का समय ही नहीं मिलता। हाँ दीदी, पहले के दिन याद आते हैं। आजकल मिलना भी तो बहुत कम हो पाता है। वैसे दीदी, राजू कैसा है? उसे यहाँ क्यों नहीं लाई? राजू ठीक है, वह विद्यालय गया है, इसीलिए उसे साथ नहीं लाई। वैसे बहुत समय हो गया, मोहन जी अभी तक नहीं आए। खेत से वह कब तक घर आएंगे? उन्हें थोड़ा और समय लगेगा दीदी, वो तो दोपहर के समय ही आते हैं। उन्हें काम का समय कुछ सूझता ही नहीं है, वे तो बस दोपहर को खाना खाने आते हैं। पार्वती को अपने पति की तारीफ करते देख गीता को अपने पति के बारे में सोचकर पार्वती से ईर्ष्या होती है, लेकिन वो ये बात पार्वती को नहीं दिखाती है। पार्वती, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी घर का काम करना है और मेरे पति भी काम से आते होंगे। गीता पार्वती से अपने पति का सच छुपाकर और अपने झूठ मूठ के आरामदायक जीवन के बारे में बताकर पार्वती से विदा लेकर वहां से जाने लगती है। सोनपुर गांव, बुजुर्ग माँ बाप का घर। दोपहर का झपकता सूरज, सामने पीपल के पेड़ की छांव में एक पुराना घर। भीतर बैठे हैं हरनाम और सुगंधती। दोनों के चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं, लेकिन आंखों में अब भी अपनी बेटियों की चिंता की चमक बाकी है। सुनिए जी, मैंने आजकल एक बात पर बहुत ध्यान दिया है। गीता जब भी आती है, उसके चेहरे पर मुस्कान कम और चिंता ज्यादा होती है। और पार्वती, वो तो दिखती है जैसे सब ठीक है, लेकिन उसकी थकावट उसकी आंखों से झलकती है। हाँ, वे लोग बेटे नहीं, हमारी बेटियां हैं। दोनों ने अपने हिस्से का सुख दुख खूब झेला है। गीता ने मेहनती मन पाया, लेकिन किस्मत ने उसे आराम नहीं दिया। और पार्वती, वो तो मोहन के साथ जी तोड़ मेहनत कर रही है। और आपने देखा नहीं, गीता के मुंह से किशन का नाम अब सिर्फ झुंझलाहट में निकलता है। हमें आंखें मूंद लेने से सच तो नहीं छिपेगा ना। हरनाम चुप होकर सिर झुका लेता है। उसकी आवाज धीमी है, मगर सोच गहरी। तो अब क्या करें? अब तो हम भी उम्र के उस मोड़ पर हैं जहां शरीर जवाब देने लगा है। लेकिन एक फैसला हम कर सकते हैं, जो उनके बाद उनकी जिंदगी आसान बना देगा। मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। अपनी जमीन, घर, जो कुछ है, वो दोनों बेटियों में बराबर बांट देना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बेटियों को सब दे दिया गया। अब वे दोनों बेटियों के पास रहेंगे और उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे। कौन लोग? वो जो हमारे दुख में कभी साथ नहीं खड़े हुए, जिन्होंने हमारी बेटियों को कभी पानी तक नहीं पूछा। सुनिए,
हम वही करेंगे जो सही है। पार्वती और गीता दोनों हमारी बच्चियां हैं, और अगर हमने उन्हें बराबरी नहीं दी तो ये नाइंसाफी हमें जीवन भर काटेगी। ठीक है, फिर जब वे दोनों आएंगी तब हम लोग इस बारे में उनसे बात करेंगे। सुगंधति हल्की मुस्कान के साथ पति की बात सुनकर संतोष की सांस लेती है और दोनों चुप हो जाते हैं। गीता का घर, वही दिन। सूरज ढल रहा है। गीता शाम के चाय नाश्ते के लिए रसोई के अंदर आती है। राजू चुपचाप दूसरे कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा है। किशन, जो हमेशा की तरह संध्या के समय चारपाई पर सोया हुआ था, गीता को देखते ही जल्दी से उठ जाता है। ओ गीता, कहाँ मारी मारी फिर रही थी? देखा नहीं, दिन भर भूखा पड़ा हूँ, न पानी न रोटी। क्या इसीलिए ब्याह किया था तुमसे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत अमीर सेठ हो। अरे शुक्र मनाओ कि मेरे जैसी पत्नी नसीब हुई है तुम्हें, नहीं तो पड़े होते कहीं किसी जमीन में। काम करना तो है नहीं, बस मैं ही खेत भी देखूं, राजू को भी संभालूं, घर का चूल्हा भी जलाऊं और फिर तुम्हारी भूख मिटाती रहूं। तू तो बस लड़ने के लिए जीती है। मैं पूछता हूँ, वो जमीन जो तेरे बाप के नाम है, कब ले रही है तू उसे? अभी भी वक्त है, बात कर उनसे। अगर मेरे नाम की जमीन बेचने नहीं देती हो तो कम से कम अपने पिता की जमीन ले आओ और थोड़ी जमीन बेच दो, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ हाँ, तुमको तो बस आराम के सिवा और कुछ आता ही नहीं। और हाँ, आसान है तुम्हारे लिए बोलना कि जमीन बेच दो, लेकिन जिसने खुद एक दिन मेहनत ना की हो उसे जमीन की कीमत क्या पता। मेरे माँ बाप ने खून पसीने से सींची है वो धरती। तुमको तो सब अपने पिता से विरासत में मिल गया है, और ये पुतैनी हवेली भी, जहाँ हम सब आराम से खा पी रहे हैं। सुन गीता, मेरे पिता को लेकर ताना मत दे। मैं जानता हूँ तू भी कम लालची नहीं है। तू भी अपने पिता की जमीन लेना चाहती है, इसलिए जो करना है जल्दी कर। हाँ, मैं करूँगी। मुझे जो करना है तुम इन सब में ध्यान मत दो। माँ बाबूजी की संपत्ति सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें पार्वती की भी हिस्सेदार है, तो बिना उसे कुछ दिए सब मेरे नाम करना इतना आसान नहीं है। माँ बाबूजी आसानी से नहीं मानेंगे। ये बोलने के बाद गीता थोड़ा सोचती है और फिर रसोई में अपने काम में लग जाती है। उसी शाम पार्वती का घर। मोहन खेत से लौटता है। पार्वती उसके लिए चाय बनाती है और दोनों चारपाई पर बैठकर चाय पीते हैं। मोहन थका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष छलकता है। आज की बुआई ठीक से हो गई। तुम्हारे बिना शायद इतनी जल्दी ना होती। तुम जिस तरह मेरा सब कामों में मदद करती हो, ऐसे तो मैं दुनिया का हर काम आसानी से कर लूंगा। आप तो हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरे पति परमेश्वर हैं। बस आप हमेशा खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही पार्वती और मोहन के पास ज्यादा कुछ न होने के बाद भी दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे, जबकि गीता और उसका परिवार हमेशा तनाव में जीता था। अगली सुबह गीता नदी पार करके 2 गांव दूर अपने माता पिता के घर उनकी जमीन के बारे में बात करने पहुंचती है। अरे गीता, तू इतनी सुबह सुबह अकेली? सब खैरियत है ना बेटी? दामाद जी भी नहीं आए साथ में, और राजू भी नहीं है? सब ठीक है माँ, बस मन भारी था, कहीं दिल लग नहीं रहा था। मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। तभी गीता का पिता उसके पास आता है। तो तू आ गई मेरी बेटी, चल बैठ। तेरे लिए तेरी माँ के हाथ की चाय बनवाता हूँ। और हाँ, तू बहुत दिनों बाद आई है, इसलिए आज तुझे मुझसे पूरा दिन बात करनी होगी। गीता बैठ जाती है। थोड़ी देर चुप्पी रहती है। तीनों के बीच कुछ ऐसा है जो अभी तक कहा नहीं गया, लेकिन हवा में घुला हुआ है। गीता और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करती और सीधे मुद्दे पर आती है। बाबूजी, ये चाय छोड़िए। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारे लिए किया, दिया, संभाला। पर एक बात है जो अब मैं आपसे छिपा नहीं सकती। मेरे हालात अब संभालने लायक नहीं रहे। किशन, आप तो जानते हैं
किसी काम का नहीं, घर के एक काम को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं। ऊपर से गुस्सा, ताना और हर समय मुझे नीचा दिखाना। सुगंधति और हरनाम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और माहौल चुप्पी से भर जाता है। राजू की पढ़ाई का खर्च, घर का राशन, सब्जी, दूध सब मेरे सिर पर है। खेत भी मैं देखती हूँ, बाहर का काम भी कभी कभी सोचती हूँ। क्या यही जीवन है? बस झेलना, सहना, खींचना। गीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हरनाम और सुगंधी को उसके लिए बुरा लगता है और हरनाम गीता से पूछती है, बेटी, हम जानते हैं तू दुखी है, लेकिन बेटी तू अब क्या करना चाहती है? खुलकर बोल, हम तेरे अपने हैं। कुछ मदद चाहिए तो बस बोल दे। बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि आप जमीन जायदाद की बात अब टाले नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपकी कुछ जमीन मुझे मिल जाए और बाकी जो भी बचेगा उसमें आप दोनों रहिए, ताकि मैं कुछ अच्छे से जी सकूं और मुझे थोड़ी स्थिरता भी मिले। बेटी, ये तो हमने पहले ही सोच रखा है, लेकिन जो भी बांटना है दोनों बहनों को बराबर बांट देंगे। पार्वती भी तो हमारी बेटी है, जैसे तू है। लेकिन माँ, पार्वती और मेरे हालात में फर्क है। पार्वती के पास सब कुछ है, मोहन उसके साथ है, मेहनती और ईमानदार। उसकी खुद की जमीन है और दोनों मिलकर अच्छा जीवन बिता रहे हैं। उनके घर में चैन है, समझ है, सुकून है, और इधर मेरे हिस्से में तो बस संघर्ष है। क्या ये बराबरी है? बेटी, जरूरत और हक दो अलग चीजें हैं। पार्वती अगर सुखी है तो वह उसकी किस्मत है, लेकिन इससे उसका अधिकार कम नहीं हो गया। अगर हम तेरी हालत देखकर सारी जमीन तुझे दे दें तो फिर पार्वती का क्या? वो भी हमारी बेटी है और उसने तो कभी जमीन को लेकर शिकायत ही नहीं की। और वैसे भी तेरे पति के पास भी थोड़ी सी जमीन है। बस यही तो बात है, उसके पास सब है तो वो क्यों कुछ लोगों से मांगेगी? लेकिन आप लोग समझते हैं कि पार्वती ने कुछ नहीं मांगा, इसलिए वह ज्यादा योग्य है। मैंने मांग लिया तो मुझे स्वार्थी समझा जाएगा। गीता की बात सुनकर सुगंधति की आंखें भर आती हैं। वो बेटी के दर्द को समझती है, पर गीता की बातों के स्वर ने उसका दिल दुखाया था। गीता, तेरा दुख मुझे दिखता है। मैं तुझसे कम प्यार नहीं करती, लेकिन बेटी, प्यार का मतलब ये नहीं कि एक को सब दे दो और दूसरे को सिर्फ उसकी चुप्पी का इनाम। पार्वती भले कुछ न कहे, पर वो भी हमारी लाडली है। उसे यूं ठग लेना माँ बाप के हाथों, ये हमसे नहीं होगा। ठीक है माँ। बाबूजी, आपने जो समझा कह दिया। मैं सिर्फ अपनी बात कहने आई थी। जो भी होगा मैं पार्वती से बात कर लूंगी। शायद उसे खुद जरूरत ना हो, और अगर उसे लगने लगे कि उसकी बहन की हालत उस जमीन से सुधर सकती है, तो शायद वो अपने हिस्से से मुझे कुछ दे दे। मैं आज ही उसके पास जाकर बात करूंगी। ये बोलकर गीता अपने माता पिता से विदा लेकर चली जाती है। लेकिन हरनाम और सुगंधति को गीता की बातें सुनकर और उसके मनसा को देखकर बुरा लगता है। भाग्यवान, गीता बहुत बदल गई है। उसके दुख और तकलीफ ने उसके सोच को ही बदल दिया। वो लालची भी बन गई है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मुझे उसमें ये बदलाव अच्छे नहीं लग रहे हैं। गीता तो हमारी प्यारी बेटी थी और दोनों बहनों में कितना प्यार था, लेकिन आज गीता अपने ही बहन का हक छीनना चाह रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ गीता दोपहर को अपने पति किशन के साथ पार्वती के घर उनसे जमीन के लिए बात करने जाने के लिए तैयार होती है। थोड़े समय बाद वे दोनों पार्वती के घर पहुंचते हैं। घर में मोहन भी मौजूद था, जो खेत से दोपहर का खाना खाने आया होता है। दीदी, जीजा जी, आप दोनों ऐसा अचानक क्या हुआ है? दीदी आइए ना दीदी, अंदर चलते हैं, वही बात करेंगे। सब लोग घर के भीतर बैठते हैं और गीता सीधे उनके माँ बाबूजी के जमीन की बात करने लगती है। पार्वती, मुझे हमारी माँ बाबूजी की जमीन के बारे में कुछ बात करनी है, और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुझे हमारी मदद करनी होगी।
कैसी मदद दीदी? मैं कुछ समझी नहीं। और माँ बाबूजी की संपत्ति के बारे में क्या बात करनी है? उससे हमारा अब क्या लेना देना है? हमारी तो शादी हो गई है। लेना देना है पार्वती। हम दोनों बहनों के सिवा उनका कोई नहीं है, तो उनके सारे संपत्ति वे लोग हमें ही देंगे और यह फैसला उनका ही है। बस उनके निस्वार्थ फैसले में एक ही दिक्कत है, और वो ये कि वे लोग हम दोनों बहनों में संपत्ति बराबर बांटना चाहते हैं, जबकि मुझे तुझसे संपत्ति की ज्यादा जरूरत है। वे लोग अपनी सारी संपत्ति हमें देना चाहते हैं। लेकिन क्यों दीदी? उसमें तो अब हमारा कोई हक नहीं है। उन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया, हमारी शादी करवाई, तो अब और हमें कुछ देने की क्या जरूरत? और दीदी, आपको भी संपत्ति की क्या जरूरत? आप तो हमसे भी अच्छा जीवन जी रही हैं। ये सब माँ बाबूजी की मर्जी है। वे लोग अब संपत्ति का क्या करेंगे, इसीलिए हमें देना चाहते हैं। और मैं तुझे हमारी कठिनाई के बारे में अब क्या ही बताऊं। हम पर थोड़े कर्ज हैं, इसलिए हमें पैसों की बहुत जरूरत है, और आजकल इनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो इसी वजह से वे ज्यादा काम नहीं कर पाते। राजू भी बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य का भी तो सोचना होगा। लेकिन ऐसे ही कर्ज में रहेंगे तो हम जिएंगे कैसे? इसलिए तू ही हमारी मदद कर, ठीक है? मैं सब समझ गई दीदी, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? देख पार्वती, माँ बाबूजी उनकी संपत्ति हम दोनों में बराबर बांटना चाहते हैं। वे लोग मेरी हालत को देखकर भी मुझे ज्यादा देने को तैयार नहीं है, इसलिए अब तुझे ही उन्हें बोलना होगा कि मुझे तेरे हिस्से का भी थोड़ा दे दे। हाँ पार्वती, तुम इतना उपकार कर दो हम पर। हम मजबूर हैं, नहीं तो हम कभी तुम्हारे हिस्से की संपत्ति नहीं मांगते। कम से कम राजू के खातिर ही मदद कर दो। अरे अरे, आप लोग ऐसे भावुक मत होइए। पार्वती समझ गई है, वो आपकी मदद करेगी। क्यों पार्वती, तुम करोगी ना उनकी मदद? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आप लोगों की मदद करूंगी और माँ बाबूजी को भी समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग निश्चिंत रहें। शुक्रिया पार्वती, शुक्रिया मोहन जी। अभी हम लोग चलते हैं। कल सुबह हम सब माँ बाबूजी के घर चलेंगे। पार्वती और मोहन की बातें सुनकर गीता और किशन के चेहरे पर खुशी की हंसी आ गई। थोड़े समय बाद दोनों पार्वती और मोहन से विदा लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। ये जी, मैंने जो मेरे हिस्से की जमीन दीदी को देने का सोचा है, क्या आपको इसमें कोई खेद है? अगर आपको कुछ एतराज है तो बोल दीजिए, मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं ले सकती। नहीं नहीं भाग्यवान, मुझे भला क्या ऐतराज होगा। मुझे तुम्हारे माता पिता की संपत्ति से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं हमारे लिए जो भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। मुझे कोई ज्यादा संपत्ति की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो भी है वही काफी है। ठीक है जी, फिर कल हम दीदी के साथ हमारे माँ बाबूजी के घर जाकर सब संपत्ति दीदी के नाम पर करने को माँ बाबूजी से बोल देंगे। फिलहाल उन्हें हमसे ज्यादा जरूरत होगी संपत्ति की। अगली सुबह हरनाम और सुगंधी का घर। आंगन में चारपाई बिछी हुई है और हरनाम और सुगंधी वहां बैठे हैं। उनके सामने उनकी दोनों बेटियां और उनके पति मोहन और किशन बैठे हैं। आज तो दोनों बेटियां एक साथ हैं। ये तो आज घर में रौनक हो गई। कितने दिनों बाद सब ऐसे साथ में हैं। हम जानते हैं कि तुम लोग जमीन के लिए आए हो, फिर भी तुम्हें ऐसे साथ में देखकर दिल भर आया है। गीता अपने माँ बाबूजी की भावनाओं को अनदेखा करते हुए सीधे उनसे जमीन के बारे में बात करने लगती है। बाबूजी, माँ, मैं कल आपसे जो बात करने आई थी उसके बारे में पार्वती से भी बात हुई, और पार्वती मान गई है कि मुझे उसकी जमीन का हिस्सा भी दे दे। हरनाम और सुगंधवती एकदम चौंक जाते हैं। उनकी नजरें पार्वती पर जाती हैं। पार्वती, क्या ये सच है? हाँ बाबूजी, दीदी की हालत आप देख रहे हैं। अगर मेरे हिस्से से उनके जीवन में कुछ सुधार आ सकता है तो देने में मुझे कोई एतराज नहीं। बेटी, तू बहुत बड़ी दिलवाली है, लेकिन ये आसान नहीं है। तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारी है और उसे यूं छोड़ देना हमें ये सोचकर ही अजीब लगता है। तेरा जीवन भी तो कठिनाइयों से भरा है, तो तू क्यों अपना हक छोड़ रही है?
माँ जी, हम लोग मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन दीदी की हालत अभी सही नहीं है, तो उनको इसकी हमसे ज्यादा जरूरत है। मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो एक शर्त है। घर की जो जमीन है जहां हम अभी रहते हैं वो पार्वती को देंगे। बाकी खेत और दूसरी जमीन में से पार्वती का हिस्सा भी गीता को दे देंगे और हम दोनों बेटियों के पास बारी बारी से रहेंगे। ये सुनकर गीता और किशन के चेहरे पर हिचकिचाहट आ जाती है। बाबूजी, ये कैसे होगा? आप हमारे साथ रहेंगे लेकिन हमारी हालत वैसे ही खराब है और 2 लोगों का खर्चा कैसे उठा पाएंगे? और पार्वती को घर की जमीन क्यों देंगे? हम तो चाह रहे थे कि सारी जमीन मेरे नाम, मतलब गीता के नाम हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हम आप लोगों को हमारे साथ रखने का सोच सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? भला तुम लोग ऐसी सोच कैसे रख सकते हो? तुम लोगों को पार्वती के हिस्से की भी जमीन ले रहे हो। अब क्या ये घर भी दे दे? इतनी क्या हालत खराब है तुम लोगों की? वातावरण भारी हो जाता है। गीता भी थोड़ी खींच में आ जाती है। माँ, हम तो बस सोच रहे थे कि अगर घर भी हमारे पास हो तो हमें सुविधा होगी। आपको हम अच्छे से रखेंगे। सुविधा जमीन से नहीं, नीयत से होती है। बेटी, तुम दोनों हमारी बेटियां हो और हम चाहते थे कि दोनों को संपत्ति का हिस्सा बराबर मिले। लेकिन अगर पार्वती भी अपना हिस्सा तुम्हें देने को मान गई है तो अब हमारे पास यही रास्ता है, नहीं तो समाज हम पर बातें बनाएगा। हम ये घर तुम लोगों को देकर तुम पर बोझ बनना नहीं चाहते थे, लेकिन अब यही एक रास्ता है। गीता चुप हो जाती है। अपने माँ बाप को पार्वती की तरफदारी करते देख उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि जो उसे चाहिए था वो तो उसे मिल रहा था। दीदी, मेरे हिस्से में जो जमीन आई वो तो आपको दे दिया, लेकिन घर की जमीन तो माँ बाबूजी के पास ही रहेगी। अब माँ बाबूजी की उम्र भी तो हो गई है, इसलिए वे दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन इनके घर की जमीन और घर इनके ही नाम रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। हम दोनों तो कहते हैं, माँ बाबूजी, आप हमारे पास रहिए। खेत खलियान में आपका अनुभव भी काम आ जाएगा और घर में आपका आशीर्वाद भी रहेगा। ठीक है बेटा, हम दोनों इस बारे में सोचेंगे। अगर हमें यहाँ कोई परेशानी आई तो तुम दोनों के पास रहने जाएंगे। फिलहाल तो हम यही रहेंगे। तुम्हें भी तो ये घर चाहिए नहीं, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। ये बोलकर हर नाम घर के भीतर जाता है और थोड़े समय बाद पार्वती और गीता को देने वाली संपत्ति के सारे कागजात गीता के हाथ थमा देता है।